प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10th हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक नया विषय वाक्य विचार पर चर्चा करेंगे। वाक्य विचार को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पूर्व में जाना पड़ेगा। हमने पहले पढ़े थे शुरू में वर्ण के बाद पढ़े थे आक्षरिक खंड। अक्षरिक खंड के अंतर्गत हमने दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण करना सीखा। इसे वर्ण संयोजन कहा गया। वर्णों का जब संयोजन होता है, वर्णों का जब मेल होता है, तो उसके योग से बनता है शब्द। और उस शब्द को जब वर्णों में तोड़ दिया जाता है तो वह कहलाता है आक्षरिक खंड। शब्द हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब यहां पर प्रकरण आता है वाक्य का। तो वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य की परिभाषा क्या है, यह समझना बहुत ही परम आवश्यक है। अब पुनः मैं शब्द पर आता हूं। शब्द क्या है? शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण हुआ, शब्द की व्युत्पत्ति हुई। जैसे राम। राम क्या है? राम शब्द है। पुस्तक क्या है? शब्द है। लिखता है क्या है? शब्द है। इनका निर्माण कैसे हुआ? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से। रे प्लस आ प्लस में प्लस ए बराबर राम बना। पे प्लस ऊ प्लस से प्लस ते प्लस ए प्लस के प्लस ए पुस्तक का निर्माण हुआ। ले प्लस ई प्लस खे प्लस ए प्लस ते प्लस आ बराबर लिखता। इस प्रकार वर्णों के संयोजन से, वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण हुआ। लेकिन जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो इन्हें पद कहा जाता है। जैसे मैंने स्वतंत्र रूप से लिखा राम, तो राम क्या है? एक शब्द है। लेकिन इसी को मैं यदि वाक्यों में प्रयुक्त कर देता हूं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर राम क्या हुआ? पद हो गया। यदि इसको मैं स्वतंत्र कर देता हूं, अलग लिख देता हूं, तो वह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। लेकिन यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो यह कहलाता है पद। उसी प्रकार पुस्तक, पढ़ता है, ये सभी क्या हैं? पद हैं। क्योंकि यदि ये स्वतंत्र रूप से आते हैं तो वर्ण कहलाएंगे, और जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाएंगे तो ये पद कहलाएंगे। तो देखिए, हमने यहां पर शब्द को समझा, और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। से राम यदि स्वतंत्र रूप से आता है तो वह क्या है? शब्द है। लेकिन यही वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो क्या कहलाएगा? ये पद कहलाएगा। पुस्तक ये स्वतंत्र रूप में आता है तो शब्द कहलाएगा, और जब ये वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो यह पद कहलाएगा। तो हमने शब्द देखा और पद को समझा। अब आते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? अब हमने यहां पर उदाहरण के माध्यम से देखा वाक्य क्या है? शब्दों का एक समूह है। शब्द जब समूह में आते हैं, समूह में प्रकट होते हैं, तो एक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो वाक्य की परिभाषा क्या दी गई है?
जैसे शब्द समूह से पूरा भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे शब्द समूह से पूरा भाव प्रकट होता है वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। इसको दूसरी रूप से भी परिभाषित किया जा सकता है, सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का वह समूह। पुनः समझेंगे, सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का वह समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता है। अर्थात है क्या? शब्दों का समूह, लेकिन यहां पर एक विशेषता जोड़ दी कि वे शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए और वे व्यवस्थित भी होने चाहिए, व्याकरण के नियमों के अनुसार भी होने चाहिए। तो वह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा, यदि वे पूर्ण अर्थ को प्रकट करते हो तो। इस प्रकार यहाँ पर वाक्य की दो प्रकार से परिभाषा दी गई है। पहली, जिस शब्द समूह से पूरा भाव प्रकट होता है वह वाक्य कहलाता है। दूसरी परिभाषा दी गई है, सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का वह समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। जैसे राम ने धर्म की स्थापना की। यहाँ पर राम, धर्म, स्थापना ये सभी शब्द हैं, लेकिन वाक्यों में प्रयुक्त हो गए और अपने पूर्ण अर्थ को भी प्रकट कर रहे हैं। वाक्य को सुनते ही पूरे अर्थ का ज्ञान हमें स्वतः ही प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है, वाक्य को सुनते ही पूर्ण अर्थ की प्राप्ति हो रही है और व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित भी है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? वाक्य कहलाएंगे। अब देखिए, वाक्य हमने पढ़ा और साहित्य में शब्दों की महत्ता है। और शब्दों, कौन से शब्दों की महत्ता है? सार्थक शब्दों की। वाक्य में सार्थक शब्द होने चाहिए जो अपने पूर्ण अर्थ को प्रकट करने वाले हों। तो सार्थक समूह का एक संयोग जब वाक्य में होता है तो वह अपने पूर्ण अर्थ को स्वतः ही प्रकट कर देता है। तो देखिए, वाक्य के पूर्ण भाव को प्रकट करने के लिए वाक्य के पूर्ण विश्लेषण को समझना बहुत ही आवश्यक है। वाक्य के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसके कुछ अंग हैं, उसके कुछ तत्व हैं, उनका ज्ञान अपेक्षित है, आवश्यक है। उनको समझे बिना हिंदी में निपुणता संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के कौन से अंग हैं? हमने यहाँ पर वाक्य का निर्माण करना सीखा। पहले वर्ण सीखा, वर्ण के मेल से हमने शब्द बनाया, शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया तो वह पद कहलाया। और जब सार्थक शब्द एक व्यवस्थित रूप में प्रकट होते हैं तो वह वाक्य कहलाता है। अब आते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? केवल नाम चेंज हुआ है, कोई अंतर नहीं है, बहुत ही सरल चीज है। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं, सब्जेक्ट को ही उद्देश्य कहा जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम। इस कर्ता को ही उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला अंग क्या हो गया? वाक्य का उद्देश्य। समझ में आ गया होगा? उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट, कर्ता। कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है या कर्ता का ही दूसरा नाम उद्देश्य है। हमने तो होने की आवश्यकता नहीं है। कर्ता यदि आपको दिखाई दे रहा है तो वो उद्देश्य भी कहलाएगा क्योंकि उसी का उपनाम है। दूसरा है विधेय। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में। उद्देश्य क्या है? कर्ता। कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है
वह विधेय कहलाता है। अर्थात कर्ता के अलावा जो कुछ भी वाक्य में लिखा हुआ है वह सभी विधेय के अंतर्गत ही आता है। जैसे मोहन घर चला गया, अब इसमें कर्ता कौन है? मोहन। तो मोहन क्या कहलाएगा? उद्देश्य। इसके विषय में क्या कहा जा रहा है कि वह घर चला गया। मोहन के विषय में क्या कहा गया कि घर चला गया। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। दोनों अंग वाक्य के आपकी समझ में आ गए होंगे। अब वाक्य के अंगों को समझने के बाद हिंदी में निपुणता हासिल करने के लिए वाक्य के तत्वों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। वाक्य के कौन कौन से तत्व हैं? तो व्याकरण में वाक्य के 6 तत्व माने गए हैं। वाक्य के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, अन्वय और क्रम या पदक्रम। इन 6 अंगों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो देखिए, पहली है सार्थकता। पहला तत्व है सार्थकता। सार्थकता किसे कहते हैं? से प्लस अर्थक, जिसका कोई न कोई अर्थ प्रकट होता हो उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। तो जहाँ पर वाक्य जो है वह सार्थक शब्दों के योग से बना हो तो वहाँ पर सार्थकता प्रकट होती है। तो यहाँ पर इसके माध्यम से कहा गया है कि वाक्य में सार्थक शब्द होने चाहिए। वाक्य में सार्थक शब्दों का मेल होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सार्थक होना चाहिए, अर्थात उसका कोई न कोई अर्थ होना चाहिए। सार्थक शब्दों का यदि मेल हो रहा है तो वहाँ पर सार्थकता प्रकट हो जाती है। जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा, राम ने धर्म की स्थापना की। सभी शब्द हैं और सभी का अपना अपना अर्थ है जो स्वतः ही प्रकट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सार्थकता है, वाक्य में सार्थक पद प्रयुक्त हुए हैं। तो पहला तत्व है सार्थकता। दूसरा इसका तत्व है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। तो देखिए, आशय या भाव को समझने के लिए, आशय या भाव को समझने के लिए एक पद को सुनकर के दूसरे पद को सुनने की इच्छा जागृत होना आकांक्षा कहलाती है। एक बार पुनः सुनेंगे। आशय या भाव को समझने के लिए एक पद को सुनकर के दूसरे पद को सुनने की इच्छा होना आकांक्षा है। एक पद सुन लिया, सुनते ही पूरी तरह से भाव समझ में नहीं आया, उस भाव को समझने के लिए यदि दूसरे पद को सुनने की इच्छा प्रकट हो जाए तो वह इच्छा क्या कहलाती है? आकांक्षा कहलाती है। जैसे वे सब भद्र पुरुष हैं, ये वाक्य बोला गया। वाक्य सुनते ही वाक्य का पूर्ण भाव प्रकट नहीं हुआ, तो इसके पूर्ण आशय को समझने के लिए किसी दूसरे शब्द को सुनने की इच्छा महसूस हो रही है। वह शब्द कौन सा है? जैसे वे सब भद्र पुरुष हैं और कहा जाए जो यहां आए हैं। तो हमने क्या जोड़ा? जो यहां आए हैं। ये क्या हुई? ये जो पद जोड़ा हमने, ये क्या कहलाएगा? आकांक्षा। क्योंकि इस वाक्य के अर्थ को समझने के लिए इसकी इच्छा प्रकट हुई। इसको जोड़ देंगे तब हमें इसका पूर्ण भाव प्रकट हो जाएगा, इसलिए क्या कहलाएगी? आकांक्षा। दिन में काम करते हैं। दूसरा उदाहरण,
दिन में काम करते हैं। इस वाक्य को सुनते ही पूर्ण भाव समझ में नहीं आया। इसके पूर्ण भाव को समझने के लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता है, तो उसे प्राप्त कैसे किया जाए? दिन में काम करते हैं, तो काम कौन करते हैं? सभी। तो सभी शब्द को यदि हम जोड़ दें तो इस वाक्य का पूर्ण अर्थ, पूर्ण भाव हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी शब्द किसके अंतर्गत आएगा? आकांक्षा के अंतर्गत आएगा। यदि हम इसको जोड़ देंगे तो इसका पूर्ण भाव हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो आकांक्षा क्या कहलाती है? जहाँ एक पद को सुन करके दूसरे पद को सुनने की इच्छा प्रकट होती है, तो वह आकांक्षा कहलाती है, जिसको हमने दोनों उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अगला है तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा तत्व है योग्यता। योग्यता क्या है? वाक्य के अंतर्गत पदों का अन्वय करते समय अर्थ संबंधी बाधा न होना। यदि वाक्य में जो पद आ रहे हैं उन पदों का यदि हम अन्वय करें और अन्वय करते समय यदि अर्थ संबंधी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो तो वह योग्यता कहलाएगी, और यदि बाधा उत्पन्न होती है तो वहां पर योग्यता का अभाव होगा। जैसे वह अंगारे खाने लगा, क्या ये इस वाक्य में योग्यता है? नहीं, क्योंकि वह अंगारे खाने लगा। क्या अंगारे खाए जा सकते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं, खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर अंगारे शब्द के प्रयोग होने के कारण योग्यता का अभाव हो गया। तो योग्यता को प्रकट करने के लिए अंगारे के स्थान पर खाने या खाना शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। दूसरा उदाहरण, किसान लाठी से फसल काटता है। क्या लाठी से फसल काटी जा सकती है? अर्थात नहीं। तो यहाँ पर लाठी साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ, लेकिन क्या फसल इसके द्वारा काटी जा सकती है? नहीं काटी जा सकती। इसलिए लाठी शब्द का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर योग्यता का अभाव हो गया। इसलिए योग्यता को प्रकट करने के लिए यहाँ पर लाठी के स्थान पर हमें हंसिए का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर खाना और हंसिया शब्द योग्यता को प्रकट करने वाले हैं। इनके स्थान पर खाना और हंसी का प्रयोग किया जाएगा तो पद में योग्यता आ जाएगी। अगला तत्व है इसका आसक्ति, निकटता या सन्निधि। एक शब्द के उच्चारण के तुरंत बाद दूसरे शब्द के उच्चारण को आसक्ति कहते हैं, निकटता कहते हैं, सन्निधि कहते हैं। एक शब्द बोला, यदि तुरंत उसके बाद दूसरा शब्द बोल दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा? आसक्ति कहलाएगा, निकटता कहलाएगा, सन्निधि कहलाएगा। जैसे मैं थोड़ा गैप ले लिया, फिर बोला कविता, फिर रुक गया, फिर रुक करके बोला लिख, फिर रुक गया, फिर बोला रहा, फिर बोला मैंने हूं। तो इस प्रकार मैंने रुक रुक करके इन शब्दों का उच्चारण किया। अब यहां पर हमें निकटता का भाव देखने को मिल रहा है, इसलिए ये प्रकट करता है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में निकटता होनी चाहिए, सन्निधि होनी चाहिए। एक पद को सुनने के बाद तुरंत ही उसका उच्चारण किया जाना चाहिए। इस प्रकार गैप दे करके पदों को नहीं लिखना चाहिए। अब वाक्य क्या होना चाहिए? जैसे मैं कविता लिख रहा हूं, तो एक शब्द के उच्चारण के तुरंत बाद दूसरे शब्द के उच्चारण को ही क्या कहा जाता है? आसक्ति कहा जाता है। पांचवा अंग है अन्वय। वाक्य अनेक पदों का समूह होता है, हम सभी जानते हैं। अभी मैंने शुरुआत में आपको ये चीज बतलाई थी। अतः पदों का लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के साथ सामंजस्य बैठना परम आवश्यक है। यदि इनमें से
लिंग का, वचन का, कारक का, पुरुष का, काल का आदि का सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, उसमें विभिन्नता आ रही है, सामंजस्य नहीं है, सामंजस्य का अभाव है, तो वहां पर अन्वय संबंधी दोष उत्पन्न हो जाएगा। जैसे गाय घास चरते हैं, अब यहाँ पर चरते हैं बहुवचन तो है, अब चरने वाला कौन है? गाय। अब गाय कैसा है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। और क्रिया कौन सी है? चरते हैं, पुल्लिंग की। तो यहाँ पर क्रिया का और कर्ता का कोई मेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है, तो यहाँ पर अन्वय का अभाव, इसलिए वाक्य क्या होना चाहिए? गाय घास चरती हैं। तो इस प्रकार पदों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के साथ सामंजस्य होना चाहिए। यदि सामंजस्य है तो वह अन्वय कहलाएगा। और यही वाक्य का 5वां तत्व हुआ। अगला है क्रम या पदक्रम। क्रम क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों या पदों की विधिवत स्थापना को क्रम या पदक्रम कहते हैं। पुनः समझेंगे, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का या पदों की यदि विधिवत स्थापना है, क्रमानुसार जुड़े हुए हैं, क्रमानुसार वाक्य में उनका प्रयोग किया गया है, तो वह क्रम या पदक्रम कहलाता है। जैसे पढ़ी पुस्तक मैंने, यहां पर ध्यान रखना सबका सिस्टम अलग अलग है। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का नियम है। संस्कृत में पढ़ते हैं तो वहां पर किसी भी कारक को उल्टा सीधा कहीं पर भी लगाया जा सकता है, वही उत्तर निकलता है, वही प्रश्न प्राप्त होता है। जैसे पुस्तकम अपठत अपठम अहम, मैंने पुस्तक पढ़ी, तो अहम पुस्तकम अपठम लिख सकते हैं, अपठम पुस्तकम अहम लिख सकते हैं, या अपठत अहम पुस्तकम, किसी प्रकार से उल्टा सीधा लिख सकते हैं। ये संस्कृत में छूट है, लेकिन हिंदी में सब्जेक्ट प्लस कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, सबका नियम अलग अलग है। इसलिए क्रम क्या कहलाएगा? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों या पदों की विधिवत स्थापना को क्रम या पदक्रम कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पढ़ी पुस्तक मैंने, यहाँ पर क्रम बिगड़ा हुआ है, क्रम ठीक नहीं है, क्रम उचित नहीं है, इसलिए इसको क्रमानुसार लिखना। कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया, तो वाक्य क्या बनेगा? मैंने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर हमने वाक्य के 6 तत्वों का अध्ययन किया। अब आते हैं हम वाक्य के भेद। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो केवल एक सामान्य जानकारी थी जो आपको बतलाई है। अब वाक्य के भेद कितने हैं, इसका वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि इसको पढ़ाया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो को रोचकता लाने की दृष्टि से मैं यहीं पर विराम देता हूं। हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा सा समय कम प्रयुक्त हुआ हो, तो इस की रोचकता को बनाए रखने के लिए, इसको अच्छी तरीक़ा से समझने के लिए इस वीडियो का हम नेक्स्ट वीडियो में विशेष रूप से अध्यापन करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।